सबसे बड़ी बात ये है कि जो बात बादल जी ने कही है या खन्ना जी ने कही है, मैं इन इससे सहमत हूँ कि देश में अगर विपक्ष के तौर पर आज कांग्रेस है, तो वो अपने वर्चस्व की लड़ाई नहीं लड़ रही है। वो जो लड़ाई लड़ रही है उस पे तो बाद में आऊंगी। 12 करोड़ वोट 2019 में मिले ना कांग्रेस पार्टी को, अगर 22 करोड़ वोट इनको मिले भाजपा को, तो 12 करोड़ वोट कांग्रेस को भी मिले। 1.25 करोड़ वोट अगर टीएमसी को जा रहे हैं या साउथ की पार्टीज को जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा नंबर नहीं है। इसलिए सबसे मुख्य विपक्षी दल इस वक्त भारत में कांग्रेस पार्टी है। मगर मैं इस बात पे जरूर आना चाहती हूँ कि नितिन गडकरी जी क्या कह रहे हैं और मोदी जी क्या कह रहे हैं। मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत होना चाहिए, और नितिन गडकरी जी कहते हैं कि कांग्रेस को सशक्त होना चाहिए। ये अवश्य है कि जिस तरीके से आज राजनीति हो रही है, बड़ा आसान हो जाता है बोल देना, बड़ा आसान हो जाता है कि कांग्रेस बहुत कमजोर है, कांग्रेस ये क्यों नहीं करती, कांग्रेस वो क्यों नहीं करती। मगर सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है, क्या शुचिता है, क्या सत्यता है उनकी पॉलिटिक्स में, क्या सही तरीके की पॉलिटिक्स आज देश में हो रही है। क्या इसके खिलाफ हमें जनता को भी आवाज नहीं उठानी चाहिए कि किस तरह की पॉलिटिक्स चल रही है, कि आप जोड़ तोड़ की राजनीति करते हैं, आप तोड़ने की राजनीति करते हैं। अगर आपके विपक्ष में कोई खड़ा होता है तो उसको आप किस तरह से अपनी पार्टी में ले जाए, इन सब चीजों की राजनीति करते हैं। तो अगर आज, और ये तो पार्टी विद द डिफरेंस है, कांग्रेस से कंपेयर ना करिएगा, ये पार्टी विद द डिफरेंस है। और पार्टी विद द डिफरेंस जो है वो राजनीति के लिए नहीं करती, वो गंदगी मचाने के लिए करती है। और आज अगर आम आदमी पार्टी, जैसा कि बादल जी कह चुके हैं, खन्ना जी भी इस बात को मान चुके हैं, और मैं हमेशा ही कहती हूँ कि ये बी टीम है और ये आरएसएस की बी टीम है। आज बादल जी ने मेरी इस बात को दोहराया है, और वो शायद ये उनका मत है, ये मेरा मत नहीं है। मैं तो पहली बार उनके साथ आज डिबेट पे बैठी हूँ। तो सच्चाई ये है कि मोदी जी के अंदर नफरत इस कदर बढ़ी रहती है कि जिससे नफरत हो गई उसको खत्म कर दो। तो ये राजनीति हो गई है आज भारत में। आपने देखा देवेगौड़ा जी की पत्नी जो 85 वर्ष की है, उनके ऊपर किस तरह से आईटी छोड़ दी है मोदी जी ने, सिर्फ इसलिए क्योंकि देवेगौड़ा जी ने भारतीय जनता पार्टी का साथ कभी नहीं थामा। कभी भी भारतीय जनता पार्टी की घटिया राजनीति, कम्युनल राजनीति का समर्थन नहीं किया। यहां तक कि जब उनके बेटे कुमारस्वामी ने भाजपा को एक बार समर्थन दिया तो वो अस्पताल पहुंच गए थे, बीमार हो गए थे, वो सचमुच में बीमार हुए थे, कोई नाटक नहीं था। और ये बात आज प्रूव हो रही है कि 88 साल के देवेगौड़ा, 85 साल की उनकी पत्नी, उनके पीछे मोदी जी जाते। मोदी जी के बारे में अगर आप अच्छी तरह से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जिससे नफरत होती है मोदी जी केवल उसके पीछे पड़ जाते हैं। ये घटिया राजनीति नहीं, ये चरित्र भी है। ये भाजपा का नहीं, ये मोदी जी का चरित्र। भाजपा है क्या? आप मुझे खुद सोच के बताइए कि जिस दिन मोदी जी नहीं होंगे उस दिन क्या होगा। जिस दिन मोदी जी कुर्सी से उतरेंगे, और ये मैं मानती हूँ कि मोदी जी कुर्सी से उतरना नहीं चाहेंगे, 90 साल के हो जाए, 95 साल के हो जाए, वो कुर्सी से नहीं उतरना चाहेंगे। लेकिन जिस दिन कुर्सी से उतरेंगे उस दिन भाजपा में आप मुझे बताइए कौन सा नेता है जो जो देश का प्रधानमंत्री बनने के लायक हो या किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लायक हो। अभी तो ये चल रहा है ना कि गुजरात में आज इसको मुख्यमंत्री बना दिया पेगासस से, या कैसे भी पता चला होगा कि जी विद्रोह चल रहे हैं, मेरे खिलाफ बातें हो रही है, तो पूरी की पूरी कैबिनेट ही उड़ा दो मुख्यमंत्री से। उत्तराखंड में आप देख लो, आज इसको रख दो, अरे ये काम नहीं कर पाया, दूसरा रख दो, दूसरा पैसे ठीक प्रकार से नहीं बना के मुझे भेज पाया, उसको हटा दो, तीसरे को रखो, तीसरा भ्रष्टाचार करे, उसके बाद वो हार जाए चुनाव, तो आप उसको दोबारा से मुख्यमंत्री बना दो। और जब ममता बनर्जी के साथ यही होता है तो भाजपा ने किस प्रकार से मजाक उड़ाया था। मगर भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा मोदी जी का चाल चरित्र चेहरा है, क्योंकि आज भाजपा नहीं है, आज मोदी है। बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि मोदी पार्टी अगर ये नाम भी रख दे तो उसमें कोई कोई हैरानी की बात नहीं होगी, और कोई इसमें हैरान किसी को होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आज जिस तरह की राजनीति देश में चल रही है, उस राजनीति से लड़ने के लिए क्या करना चाहिए, मैं तो उसके सुझाव ढूंढते भी रहती हूँ और सोचती भी रहती हूँ कि इसको कैसे लड़ा जा सके। लेकिन अब आती हूँ नितिन गडकरी। नितिन गडकरी जी अगर एक बयान देते हैं कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत होना चाहिए, तो ये मुझे दिखता है कि शायद अंदर खाने कुछ और भी चल रहा होगा। शायद अंदर खाने ये भी दिख रहा होगा कि मोदी जी की वजह से कहीं देश का हाल वो ना हो जाए जो श्रीलंका का हुआ है। 70 साल में 70 साल में उतना कर्जा नहीं लिया इस देश ने,
जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सरकार थी, जितना 7 से 8 साल में मोदी सरकार ने लिया है। इसलिए शायद आरएसएस को इस बात की चिंता होगी, आरएसएस तो राज करना चाहती है ना, हमेशा के लिए राज करना चाहती है, इसलिए शायद नितिन गडकरी का ये बयान आया है, क्योंकि ये बयान तो सीधे नागपुर से ही आता है, नितिन गडकरी जी वहीं रहते हैं। अब आ जाते हैं कि अगर आम आदमी पार्टी को खड़ा किया गया है तो क्यों खड़ा किया गया? इसलिए खड़ा किया गया ताकि कांग्रेस को हटाते जाएं और कांग्रेस की जगह उनको देते जाए और आखिर में उनको निगल जाए, और एक राष्ट्र एक दल, क्योंकि यही तो इनकी फिलॉसफी है। क्योंकि जितने फैशिस्ट लीडर्स थे, चाहे आप हिटलर ले लीजिए, स्टालिन ले लीजिए, मुसोलिनी ले लीजिए, उसी के रास्ते पे चल रहे हैं मोदी जी, और वो चाहते ही है देश में एक राष्ट्र जी और सुजाता जी, एक सुजाता जी राजनीतिक दल। जी देखिए, कुछ चीजों में मैं बिल्कुल सहमत हूँ राजीव जी के साथ और राजेश जी के साथ, कि जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी कहीं कमजोर पड़े हैं, मगर जब आप अपने बुरे फेज से गुजर रहे होते हैं तो आप और कमजोर खुद को भी महसूस करने लगते हैं, क्योंकि आपका आत्मविश्वास भी गिरता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ विनीता जी, कि जिस तरीके से उत्तराखंड में चुनाव हुए, आपने देखा कि कई सीट्स पे वोट मार्जिन भी बहुत कम रहा, और जिस तरीके से पोलराइजेशन उत्तराखंड जैसी जगह में हुआ, देखिए मैं तो यहीं पे अगर पूरी जिंदगी मैंने यहीं बिताई है, तो मैंने देखा है कि यहाँ पे कभी भी कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं होती थी और कम्युनल चीजें हो ही नहीं पाती थी उत्तराखंड का जो क्षेत्र था, उत्तर प्रदेश का होने के बावजूद भी। लेकिन जिस तरह से मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात उठा दी जाती है, जिस तरह से उसको एक बहुत बड़ा इशू बना दिया जाता है, फिर दिल्ली से तेजिंदर बग्गा को लाके यहाँ पे नेशनल चैनल्स को लाया जाता है और हर डिबेट पे उसको खड़ा करा जाता है, मैं इससे मुझे दिक्कत है। दूसरी चीज, अगर आप कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी की बहुत सारी कमजोरियां, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इस वक्त हम बुरे दौर से चल रहे हैं, तो हमारी कमियां आपको दिखेंगे भी, आप बताएंगे भी, और उन्हें हमें सुधारना भी होगा। लेकिन मैं जो बात शुरू में भी कह रही हूँ कि रणनीति बनाने के लिए आपको एक डेमोक्रेटिक सिस्टम चाहिए। देखिए, अंग्रेज जब थे तो अंग्रेज जो है वो डरते थे, उनको अपनी इज्जत का डर था, उन्होंने अपनी एक इमेज बना रखी थी कि वो डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस में बिलीव करते हैं, लोगों के ह्यूमन राइट्स में विश्वास करते हैं, तो कोई बात अगर पूरी दुनिया के सामने आई तो वो बैकफुट पे भी गए और वो देश छोड़कर भी आखिर में चले गए। लेकिन आज जो सरकार है, उन्हें ना तो ह्यूमन राइट से कोई लेना देना है, ना उन्हें कोई मतलब ना वो चाहते हैं कि जुडिशरी फ्री रहे, ना वो चाहते हैं कि मीडिया फ्री रहे। तो ऐसे हालातों में हमारी लड़ाई और कठिन हो जाती है। लेकिन इस कठिन लड़ाई को भी लड़ने के लिए ऐसा नहीं है कि हम काम नहीं कर रहे हैं। मैं आपको इसमें एक बात और अवश्य बताना चाहूंगी, राहुल गांधी जी ने जब अध्यक्ष पद की कुर्सी संभाली थी, तो उस वक्त उन्होंने जो बदलाव करने की कोशिश करी, उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव जिस रूप में वो लेके आए हैं, और समय लगता है हर बदलाव को इफेक्ट होने के लिए, इम्प्लीमेंट होने के लिए, वो बदलाव है ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस के रूप में। और ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस जो है वो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कांग्रेस पार्टी की, वो डिपार्टमेंट है एआईसीसी का, और ये राहुल गांधी जी का बनाया हुआ है। और इसमें प्रोफेशनल कौन है? एक दुकानदार भी प्रोफेशनल है, एक कहीं पे कार्य करने वाला फोर्थ क्लास एम्प्लॉय भी प्रोफेशनल है। तो हर व्यक्ति प्रोफेशनल के तौर पे इस डिपार्टमेंट के साथ जुड़े, ये राहुल गांधी की इच्छा है। फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस की आप बात करते हैं तो हाँ, उनको मजबूत होने की जरूरत है। लोगों के साथ जो हमारा कनेक्ट है, वो मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ कम भी हुआ है। लेकिन जिस तरह से लोगों के अंदर भी एक जिसे मैं तो इसको झूठा राष्ट्रवाद और अधर्म ही बताऊंगी, जिसके तहत लोगों को पोलराइज और कम्युनलाइज किया जाता है, ना सिर्फ धर्म के नाम पे परंतु राष्ट्रवाद के नाम पे। क्योंकि अगर आप 70 साल करने वाले को देखते हैं तो वो तो 67 साल के बाद आए, तो अपने 3 साल भी इन्होंने इसमें जोड़ दिए। मगर जिस तरीके से उनकी राजनीति है, वो राजनीति ऐसी है कि वो हर हथकंडा अपनाएंगे कि किस प्रकार से अपने विपक्ष को खत्म करें। तो विपक्ष को मजबूत करना तो अब या तो विपक्ष के हाथ में, और विपक्ष के पास रिसोर्सेज भी नहीं है, एक सपोर्ट सिस्टम भी नहीं है, और केवल अब ये है कि हम अपनी रणनीति को चेंज करें, जैसे कि अभी सभी पैनलिस्ट ने कहा। लेकिन वो रणनीति अब आप ऐसे दौर से गुजर रही है जिसको आप ट्रायल एंड एरर भी कह सकते हैं, क्योंकि ना तो हमारे पास पैसा है, ना तो उस तरह के रिसोर्सेज हैं, ना हम अपने आप को उस तरह से बचा सकते हैं जिस तरीके से ये लोग ईडी आईबी सब छोड़ देते हैं हम पर।
तो जिस तरीके की रणनीति हमें बनानी है, एक ट्रायल एंड एरर के फेज में चल रहा है और मुझे लगता है कि जल्द ही कोई ना कोई रास्ता भी हमें मिलेगा, क्योंकि हम कभी किसी को अपना दुश्मन नहीं समझते, हम इन्हें प्रतिद्वंदी समझते थे, लेकिन ये हमें दुश्मन समझते हैं। हमें भी इनको दुश्मन ही समझना पड़ेगा, तभी तो हम इनके खिलाफ रणनीति बना सकते हैं। लेकिन मुझे यकीन है आप में से कोई भी नहीं चाहेगा कि हम इन्हें अपना दुश्मन समझे। ये आप अवश्य चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत हो, लेकिन रास्ता ढूंढने का काम हम कर रहे हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।